हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th के चैप्टर मोशन इन स्ट्रेट लाइन पर बेस्ड कुछ एग्जांपल्स को। तो पिछले लेक्चर में हम लोग ने देखा था कि इक्वेशन ऑफ मोशन को कैसे यूज करना है, कैसे वो हमारे कोऑर्डिनेट सिस्टम पर बेस्ड होते हैं, और उसी तरीके से इस लेक्चर पे भी हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले बात आती है फ्री फॉल की, कि आखिर फ्री फॉल होता क्या है। डिस्कस द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अंडर फ्री फॉल, नेग्लेक्ट एयर रेजिस्टेंस। यहाँ पर हमें एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट करना है। तो फ्री फॉल की अगर हम लोग बात करें तो फ्री फॉल से मतलब ऐसा सुनकर लगता है जैसे इस पे कोई फोर्स ना एक्ट हो रहा हो, जबकि यहाँ पर फ्री फॉल से मतलब है कि जब कोई ऑब्जेक्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल पुल मूव करता है, वो हमारा कहलाता है फ्री फॉल। यानी कि ओनली एंड ओनली वहां पर ग्रेविटेशनल पुल जब वर्क करता है तब हम कहते हैं कि वहां पर फ्री फॉल हो रहा है। तो एन ऑब्जेक्ट रिलीज्ड नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ इज एक्सेलरेटेड डाउनवर्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी। फोर्स ऑफ ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस पर वो क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है सरफेस के पास जो अर्थ के मौजूद होता है, वो ऐसे टुवर्ड्स द सरफेस वो अट्रैक्ट होता है। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने एक शब्द मेंशन किया है, नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ। नियर द सरफेस ऑफ अर्थ के लिए ये चीज है कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है, यानी कि जो जी की वैल्यू है वो कैसी है, कांस्टेंट है। क्योंकि जब हम लोग सरफेस से ऊपर जाते हैं या सरफेस के बिलो जाते हैं तो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है उसकी वैल्यू चेंज होती है। तो सरफेस से ऊपर जाइए चाहे नीचे जाइए, वैल्यू चेंज होती है। जबकि अगर हम सरफेस के पास रहते हैं तो वहां पर वैल्यू कैसी रहती है, हमारी कांस्टेंट लेकर चलते हैं। तो जी की वैल्यू, जो स्मॉल जी की वैल्यू है, वो हमारी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो ये वैल्यू है वो प्लेस टू प्लेस चेंज होती है। क्लियर? तो इसी वजह से यहां पर मेंशन्ड है ये नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो एन ऑब्जेक्ट रिलीज नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ इज एक्सेलरेटेड डाउनवर्ड। वो क्या होती है, डाउनवर्ड डायरेक्शन पर एक्सेलरेशन होता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी। फोर्स ऑफ ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस पर वो ऐसे नीचे तरफ मूव करती है। अब इसका जो मैग्नीट्यूड होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, उसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल जी से। और अगर हम लोग एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर दें तो ऑब्जेक्ट बोला जाता है कि फ्री फॉल में है। यानी कि जैसे कि ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को मैं ऐसे यहां से छोड़ू तो ये ऑब्जेक्ट था फ्री फॉल में। ये किसमें था, फ्री फॉल में, क्योंकि मैंने इस पे कोई फोर्स नहीं लगाया। मैंने इसको सिर्फ छोड़ा है। मैंने इसको ऐसे छोड़ा है यहां से। मेरा तो मन था कि वो यहीं पर रखा रहे। मेरा तो मन था कि ये यहीं पर रखा रहे, पर ये यहां नहीं रखा था। जैसे मैंने छोड़ा वो नीचे गिर गया। क्यों? क्योंकि इस पे एक फोर्स लग रहा है, और फोर्स लग रहा है ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी इस पे फोर्स लगाकर इसको अपनी तरफ पुल कर रही है। ठीक है, और ये ऐसा होता है। इस चीज को आप लोगों ने क्लास 9th में भी पढ़ा होगा। ओके, तो अब यहां पर हमें चीजों को थोड़ा सा और आगे ले जाना है इस पे। तो इफ द हाइट थ्रू विच द ऑब्जेक्ट फॉल्स इज स्मॉल कंपेयर टू द अर्थ रेडियस, जी कैन बी टेकन टू बी कांस्टेंट। इसी चीज के बारे में मैं बात कर रहा था कि जी की वैल्यू जो होती है वैसे कांस्टेंट नहीं होती है। जी की वैल्यू जो होती है वो वेरी करती है प्लेस टू प्लेस। यहां पर एक अप्रोक्सीमेशन लेते हैं हम लोग, और अप्रोक्सीमेशन वो है कि अगर जो जिस हाइट पर, मतलब मान लीजिए कि अर्थ है, तो अर्थ के अबव ऑब्जेक्ट किसी हाइट पर अगर मौजूद है, एच हाइट पर मौजूद है, तो इस एच हाइट पर पहुंचने पर क्या होगा, अगर ये एच जो है वो हमारा क्या हो, बहुत कम हो एज कंपेयर टू रेडियस ऑफ अर्थ। ये क्या हो, रेडियस ऑफ अर्थ से बहुत कम हो, तो उस केस में यहां पर ये जो हमारा अप्रोक्सीमेशन है वो वर्क करेगा, और जो हमारा जी की वैल्यू होगी वो कांस्टेंट लेकर हम लोग चलेंगे। ओके, तो इफ द हाइट थ्रू विच द ऑब्जेक्ट फॉल इज स्मॉल कंपेयर टू द अर्थ रेडियस, जी कैन बी टेकन टू बी कांस्टेंट इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से इसको हम लोग कंसीडर करते हैं। तो एक तरीके से जो शब्द सुनकर हमें लग रहा है फ्री फॉल, वो एक्चुअली हमारा एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन है। कैसा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन, यानी कि जो एक्सेलरेशन है वो हमारा कांस्टेंट वहां पर मौजूद है। ठीक है, तो कांस्टेंट हमने एक्सेलरेशन कंसीडर किया है। किस अप्रोक्सीमेशन के साथ, कि जिस हाइट से उसको ड्रॉप कराया जा रहा है वो अर्थ की रेडियस से बहुत छोटा है। इस अप्रोक्सीमेशन के साथ है ये, तब ये कांस्टेंट होती है, वरना ये वेरी करती है। क्लियर ये चीज?
तो फ्री फॉल इज दस अ केस ऑफ मोशन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यानी कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन यहां पर मौजूद होता है। वी एज्यूम दैट द मोशन इज इन वाई डायरेक्शन। लेट अस सपोज जो हमारा मोशन है वो हम मान रहे हैं कि वो किधर है, वाई डायरेक्शन पर है, ठीक है। तो इन निगेटिव और उस पे भी और करेक्टली अगर बोला जाए कि ऑब्जेक्ट जो मूव करता है वो निगेटिव वाई डायरेक्शन पर मूव करता है, ठीक है। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, अपवर्ड को पॉजिटिव चूज करते हैं, इस कारण से ऐसा होता है। तो सिंस द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज ऑलवेज डाउनवर्ड, इट इज इन द नेगेटिव डायरेक्शन एंड वी हैव a is equal to minus g 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि है क्या एक्चुअली कि जो हमारा मोशन है फ्री फॉल में, ऑब्जेक्ट का हमेशा फ्री फॉल में मोशन ऊपर से नीचे की तरफ होता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन पर होता है। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन पर जब मोशन होता है तो डायरेक्शन किधर है मोशन की, यानी कि वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर है, इस तरफ है। वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर है, इस तरफ है, ठीक है, इस तरफ है, इधर मूव कर रहा है। तो जब इधर मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट तो मोशन की डायरेक्शन क्या हो गई, माइनस माइनस डायरेक्शन पर है, ठीक है। जिस कारण से हम लोग अगर बोले तो ये बोल सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो निगेटिव वाई डायरेक्शन पर मूव करता है। ओके, क्लियर। तो अब क्योंकि हम लोग ने कंसीडर किया है ग्राउंड को जीरो, ठीक है, ग्राउंड को जीरो माना है, और इसके अबव जो भी हाइट हम मेजर करेंगे वो मेजर करेंगे पॉजिटिव पे। यहां से अगर हम हाइट यहां तक मेजर करें तो पॉजिटिव हाइट होगी, यहां से यहां तक मेजर करें तो पॉजिटिव हाइट होगी, यहां से यहां तक हाइट मेजर करें तो पॉजिटिव हाइट होगी। अब क्योंकि ऑब्जेक्ट जो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है तो उसमें एक एक्सेलरेशन एक्ट हो रहा है डाउनवर्ड। डाउनवर्ड यानी कि डायरेक्शन इस तरफ है, और इस डायरेक्शन पर हम पॉजिटिव वैल्यूज लेते हैं और उसके नीचे वाली में निगेटिव। तो एक्सेलरेशन हमारा क्या हो जाएगा, -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस तरीके से हम लोग इस एक्सेलरेशन की वैल्यू को चूज करेंगे। तो ऑब्जेक्ट इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट एट y इक्वल टू 0। जो ऑब्जेक्ट है उसको y इक्वल टू 0 से रिलीज किया जा रहा है, यानी कि जैसे ये था, यहां से इसको ऐसे रिलीज कराया, ठीक है। अगर हम लोग y कंसीडर कर रहे हैं कि ऊपर पॉइंट है, अगर अभी हमने ये मान लिया कि जो y है वो हमारा कैसा है, इनिशियल 0, ये y नॉट हमारा 0 है, ये y नॉट, ठीक है। ये यहाँ पर y नॉट होगा, ये y नॉट होगा इस जगह पर, ठीक है, ये y नॉट होगा यहाँ पर, क्लियर। यहाँ पर ये क्या होगा, y नॉट, ओके। ये ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा ये y नॉट। तो y नॉट इज इक्वल टू 0, y नॉट इज इक्वल टू 0, देयरफॉर जो v नॉट होगा वो भी हमारा 0 होगा। क्यों? क्योंकि यहां से ऑब्जेक्ट फॉल हो रहा है, वेलोसिटी है क्या अभी कोई, अब आई ना, पहले नहीं थी, पहले वेलोसिटी नहीं थी, अब आई, क्लियर। तो वेलोसिटी जब नहीं थी तो इनिशियल वेलोसिटी हमारी 0 कहलाएगी, और इनिशियल जो हमारा यहाँ पर पोजीशन है वो कितनी है, 0, क्लियर। अगर हम लोग y नॉट कंसीडर कर रहे हैं उस तरफ से, मतलब ऊपर की तरफ से अगर हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, तो अब यहां से क्या होगा, इक्वेशन ऑफ मोशन को हम लोग थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे कि जो फाइनल वेलोसिटी है, मान लीजिए कि हम लोग ने ग्राउंड को 0 ना मानकर, अब ग्राउंड को अगर 0 मानेंगे तो यहाँ पर जो इक्वेशंस है वो दूसरी तरीके से दिखाई देंगी। और अगर आपने जो हमारा ऊपर है लेवल जहां से आप उसको फॉल करा रहे हैं उसको आप माने 0, तो वहां से क्या होगा, देखिए जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो 0 हो गई, जो हमारा इनिशियल हमारा वो था, क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट, वो 0 मानना, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट को हम यहाँ से फॉल करा रहे हैं। तो जब ऑब्जेक्ट को यहाँ से फॉल करा रहे हैं यहाँ तक, तो ये हमने मान लिया कि यहाँ पर इनिशियली ये क्या था, 0 था। इसके रिस्पेक्ट में हम लोग अब देख रहे हैं। तो आप किसी के रेफरेंस पे भी देखें, बट एक बार अगर आपने रेफरेंस पॉइंट चूज कर लिया तो फिर आपको उसी के हिसाब से ही चलना होता है, ठीक है। तो आपने इसको यहाँ से मान लीजिए चूज कर लिया, आप ग्राउंड के रिस्पेक्ट पे भी देख सकते हैं। वहां से बस क्या होगा, ये इक्वेशन के जो आपको देखने का तरीका है वो बदल जाएगा, बस और कुछ नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पर कुछ नहीं होगा, बस इतना है। बाकी यहाँ पर सारी चीजें वैसे ही सेम रहेंगी। तो यहाँ पर जो माना है वो ये माना है कि रेफरेंस पॉइंट हमारा इधर है और इस तरफ नेगेटिव है डायरेक्शन और इधर पॉजिटिव लेंगे,
ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा ये वो जो जी हुआ वो एक्सेलरेशन जो वो माइनस जी हो गया, यहाँ पर भी माइनस जी हो गया, यहाँ पर भी माइनस जी हो गया। तो ये जो इक्वेशन थी हमारी थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन वो थोड़ी सी मॉडिफाई हो गई और ये बन गई v इज इक्वल टू जीरो माइनस जी टी, वाई इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो जीरो थी, तो यहाँ पर ये हो गया जीरो, और इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर भी जीरो थी, ये जीरो हो गया। ठीक है, सब ये इनिशियल वेलोसिटी जीरो होने की वजह से यहाँ पर ये सारे टर्म्स जीरो हो गए। तो v इज इक्वल टू माइनस जी टी, वाई इज इक्वल टू माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस जी वाई, माइनस टू जी वाई। अब यहां पर जब आप सॉल्व करेंगे तो g की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये बन जाएगा माइनस 9.8 टी माइनस 4.9 टी स्क्वायर माइनस 19.6 वाई, ये बन जाएगा। यहां पर देखिए माइनस साइन है, माइनस क्यों है? क्योंकि हम लोग ने जो ये ऑब्जेक्ट था जो फॉल हो रहा है, जहां से फॉल हो रहा था वहां से हमने मान लिया कि ये लेवल जीरो है। तो अगर ये लेवल जीरो है तो इस तरफ आने में, जीरो के नीचे तरफ आने में हम लोग को माइनस लेना पड़ेगा, और अपवर्ड डायरेक्शन क्योंकि हम लोग ने पॉजिटिव चूज करी है। तो आप अगर इसी पूरे सिचुएशन पर जो हमारा ये है, ये लेवल, ये जीरो अगर मान लेते हैं, ग्राउंड को अगर जीरो मान लेते हैं, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जो इनिशियल पोजीशन थी वो कितनी थी? इनिशियल पोजीशन हमारी हो जाती कुछ जो भी गिवन होती, इनिशियल पोजीशन y हो जाती। ठीक है, मान लीजिए इनिशियल पोजीशन y हो जाती, इनिशियल पोजीशन इतनी थी, कुछ वैल्यू थी, मान लीजिए कि h था, h थी हाइट, ठीक है, h हाइट थी, ऐसे मान लीजिए। और जब इसकी फाइनल पोजीशन देखी गई, यानी कि y इज इक्वल टू हो गया जीरो, तो अब देखिए यही इक्वेशन, यही जो इक्वेशन है ये मॉडिफाई हो जाएगी किस फॉर्म पर? बस यहां पर ये बन जाएगा कि ये जो y है फाइनल वो हो गया जीरो, इनिशियल था हमारा h माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है, हाफ जी टी स्क्वायर ये बन जाएगा। तो जब ये माइनस हाफ जी टी स्क्वायर बनेगा तो ये हो जाएगा, देखो h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है, ये चीज यहां पर बन जाएगी हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, क्लियर? तो h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, देखो यहाँ पर पॉजिटिव में ये निकल कर आ गया। तो इक्वेशंस हमारी जो है वो आप कैसे यूज करते हैं वो काम आसान कर देती है। हमें रेफरेंस पॉइंट अगर एक बार कहीं पर माना तो उसी के रिस्पेक्ट में ही चीजों को देखना है, सारा कैलकुलेशन सही होगा, बस इतना ध्यान रखना है आपको, वरना चीजें आप गड़बड़ कर देंगे। आपने माना जीरो कहीं और है, वैल्यू कहीं और ले रहे हैं, तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। क्लियर? बस इतना आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो इक्वेशन आपकी ऐसे भी निकल कर इस फॉर्म पर भी आ सकती है या दूसरे फॉर्म पर भी बन सकती है। यहाँ पर माइनस साइन बस इतना रिप्रेजेंट कर रहा है कि ऑब्जेक्ट, क्योंकि यहां पर हम लोग ने कंसीडर किया है जिस जगह से ऑब्जेक्ट फॉल हो रहा है वो जीरो लेवल कंसीडर किया है रेफरेंस पॉइंट, तो उसके रेफरेंस पे इधर निगेटिव डायरेक्शन पर आ रही है सारी चीजें, इस वजह से ये ऐसा बना हुआ है। ओके, अब यहां से हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो these equations give the velocity and the distance traveled as a function of time and also the variation of velocity with the distance. The variation of acceleration, velocity and distance with time above have been plotted. तो इन इक्वेशंस पर हम लोग ने एक ग्राफ, मतलब इन इक्वेशंस के ग्राफ प्लॉट किए कि टाइम बढ़ने के साथ साथ या y के चेंज होने के साथ साथ वेलोसिटी वगैरह और पोजीशन वगैरह कैसे चेंज होगा। तो ये पहला वाला हमारा ग्राफ किसके किसके बीच में है? टाइम और एक्सेलरेशन के बीच में। तो समय बढ़ने के साथ साथ जो एक्सेलरेशन है वो कैसा है? कांस्टेंट है, बट कैसा है? निगेटिव पर है। तो वाई एक्सिस पर हमने निगेटिव वैल्यू ऐसे बना दी, मतलब इस एक्स वाई कोऑर्डिनेट पर। यहां पर तो अलग चीज है, यहां पर इस ग्राफ पे हम लोग ने अगर एक्स पे टी ले लिया है तो वाई पर जो एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू ले ली तो वो माइनस पर आएगी, तो माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गई। ध्यान दीजिएगा यहां पर जो हम लोग वाई कोऑर्डिनेट ले रहे थे वो यहाँ पर वाई कोऑर्डिनेट नहीं है, वो अलग चीज है, और यहाँ पर ये अलग है। हम उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर रहे थे, यहाँ पर हमारे पास वैल्यूज हैं उनको हम ग्राफ में प्लॉट कर रहे हैं। उसके बाद दूसरी क्वेश्चन क्या है? y इज इक्वल टू माइनस जी टी स्क्वायर। तो इसको अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर ये नहीं, ये वाली नहीं,
इस पे अगर हमें अब देखना है कि ये पहली वाली क्वेश्चन, ठीक है, ये पहली वाली क्वेश्चन, ठीक है, पहली वाली क्वेश्चन सबसे पहले उसको करेंगे। तो ये वाला जो ग्राफ है वो क्या है, किसके किसके बीच में है, ये हमारा है टाइम और एक्सेलरेशन के बीच में। तो हमें पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ हमारी कैसी होती है, कांस्टेंट होती है। तो ये कांस्टेंट वैल्यू ऐसे दिखा दी गई। उसके बाद यहां पर जो ऑब्जेक्ट है उसका जो ग्राफ बन रहा है वो इस पहली वाली इक्वेशन का यूज करके बन रहा है, जहां पर कि हमें पता चल रहा है कि जो ऑब्जेक्ट है टाइम बढ़ने के साथ साथ उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, वो भी कैसा, निगेटिव डायरेक्शन पर उसकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। ठीक है, निगेटिव डायरेक्शन पर, माइनस पर उसकी वेलोसिटी जो है वो बढ़ती जा रही है। इस तरीके से वो ड्रॉप हो रहा है, उसकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। क्लियर। उसके बाद फिर जो अगली क्वेश्चन है हमारी ये वाली, इसको यहां पर प्लॉट किया गया है। तो क्या है, y इज इक्वल टू -4.9 टी स्क्वायर, y इज इक्वल टू -4.9 टी स्क्वायर। तो समय के बढ़ने के साथ साथ यहां पर देखो समय और जो हमारा पोजीशन है उसके बीच में कैसा है रिलेशन है, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल है वाई के, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल है वाई के, और वो भी कैसा, निगेटिव पर। तो y इज इक्वल टू -4.9 टी स्क्वायर। ठीक है, ये चीज हमने यहां पर जब देखी, तो अब देखिए यहां पर क्या है, y इज इक्वल टू -4.9 टी स्क्वायर, माइनस क्या करेगा, हर एक वैल्यू को जो y का है वो नीचे तरफ ले जाएगा, यानी निगेटिव रिप्रेजेंट करेगा कि इस लेवल से जो जब भी ऑब्जेक्ट ऐसे फ्री फॉल में है तो इस लेवल से क्या हो रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, उसका वो नीचे तरफ जा रहा है। समय बढ़ने के साथ साथ डिफरेंट डिफरेंट इंटरवल्स पर जो उस पे इंक्रीज है वो भी बढ़ता जा रहा है। देखो गौर से, यहां पर 1 से 2 सेकंड तक पोजीशन में कितना चेंज है, 10 मीटर, और यहां पर ऐसे 20 मीटर मान लीजिए, कुछ ऐसा है, 20 से ज्यादा ही है ये, 20 मीटर ऐसा कुछ मान लेते हैं, या ये 10 से कम है। उसके बाद फिर 2 से 3 सेकंड पर देखिए, 2 से 3 सेकंड, 2 से 3 सेकंड पर अगर हम लोग देखें तो ये 3 आ रहा है यहां कहीं, ये 2 से 3 सेकंड पर इसने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करी। उसके बाद 3 से 4 सेकंड पर अगर हम लोग देखें तो इसने और ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करी। क्या मीनिंग है इसका, इसका मीनिंग ये है कि जब ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, ऊपर से ऐसे फॉल हो रहा है, तो उसकी स्पीड पहले स्लो थी, पहले तो 0 थी, फिर थोड़ी सी बढ़ी, फिर और बढ़ी और बढ़ी और बढ़ी, जिसकी वजह से अब हर एक सेकंड पे वो ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है वेलोसिटी बढ़ने की वजह से। रुका हुआ था, वेलोसिटी बढ़ी, थोड़ा सा वो डिस्टेंस कवर किया, अगले सेकंड पर वेलोसिटी और बढ़ गई तो थोड़ा और डिस्टेंस कवर कर लिया उसने, और बढ़ गई, थोड़ा और डिस्टेंस कवर कर लिया। इसी चीज को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है ये ग्राफ, माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है कि बस वो जो डिस्प्लेसमेंट है हमारा वो निगेटिव डायरेक्शन पर है, इस रेफरेंस पॉइंट के निगेटिव पर जा रहा है ना, इस कारण से ऐसे। तो ये जो 3 ग्राफ बने हुए हैं एबीसी, पहला वाला जो ग्राफ था हमारा वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन विद टाइम था, ये वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन विद टाइम। दूसरा वाला था वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी विद टाइम, और तीसरा था वेरिएशन ऑफ डिस्टेंस विद टाइम। ओके, क्लियर, ये चीज निकल कर आई। अब यहां पर ये जो है हमारा ये चीज क्या है कि ये जो हम देख रहे हैं कि समय के बढ़ने के साथ साथ जो यहाँ पर डिस्टेंस है कवर्ड, वो भी क्या हो रही, बढ़ती जा रही है। तो इसी चीज को गैलीलियो ने फाइंड किया था और कुछ लॉ दिया था जिसको बोलते हैं गैलीलियोज लॉ ऑफ एड नंबर्स, सॉरी ऑड नंबर्स, सॉरी, ठीक है, गैलीलियोज लॉ ऑफ ऑड नंबर्स, एड नंबर्स नहीं, गलती से निकल गया। तो गैलीलियोज लॉ ऑफ ऑड नंबर्स कहते हैं इसको। इसका मीनिंग ये है कि जैसे जैसे हम लोग देखेंगे कि डिस्टेंस कितनी ट्रेवल हुई है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पर, तो वो जो रेशियो निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा हमारा 1:3:5:7:9, इस तरीके के ऑड नंबर के रेशियो पर होगा। कैसे, देखिए यहां पर ये जो है हमारा y इज इक्वल टू -12 GT स्क्वायर, इसके अकॉर्डिंग हम लोग फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, जो भी ऑब्जेक्ट फॉल हो रहा है इसके अकॉर्डिंग हम लोग डिस्प्लेसमेंट को फाइंड कर रहे हैं या डिस्टेंस ट्रेवल्स को फाइंड कर रहे हैं। तो यहां पर गौर से देखिए क्या लिखा हुआ है, यहां पर लिखा हुआ है कि ये जो लॉ है वो रिप्रेजेंट करता है द डिस्टेंस ट्रेवर्स्ड ड्यूरिंग इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो हमें इंटरवल ऑफ टाइम की बात करनी है, ना कि 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, ऐसा मतलब
पहले सेकंड पे डिस्टेंस, फिर दूसरे सेकंड पर ये, फिर तीसरे सेकंड पे ये, ऐसे नहीं। हमें हर एक सेकंड की बात करनी है, और वो भी मतलब एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम लेकर चलना है। मतलब ऐसे काउंटिंग नहीं कर देनी है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, या 10वें सेकंड पर क्या था, ऐसा वेलोसिटी की बात नहीं, सॉरी डिस्टेंस की बात नहीं कर रहे, या फिर ये नहीं बोल रहे हैं कि 10 सेकंड में ऑब्जेक्ट कहां पहुंच गया। एग्जैक्टली अगर कहा जाए तो ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि 10 सेकंड में ऑब्जेक्ट कहां चला गया, या पहले सेकंड पे ऑब्जेक्ट कहां था, दूसरे सेकंड पे कहां था, इसकी बात नहीं हो रही। ये यहां पर बात की जा रही है कि अगर हम पूरे फ्री फॉल वाले जो हमारा मोशन है, उस पे चीजों को क्या करें, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पर हम देखें कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती हैं वो। आप वो इंटरवल कैसा भी ले सकते हैं, वो जो इंटरवल इक्वल इंटरवल आप उसको कैसा भी ले सकते हैं। उसमें जो निकल कर आता है हमारा, वो ये निकल कर आता है कि पहली बार जो होगा वो उस, फिर दूसरा तीसरा, इस पे 1:3:5 इस तरीके से बनेगा। तो ऑब्जेक्ट कैसे भी कहीं से भी फॉल हो, उस पे आप इक्वल इंटरवल्स को चूज करें। ये टाइम लाइन अगर मैं बात करूं, यानी कि आप 2-2 सेकंड पर देख रहे हैं, अगर 2-2 सेकंड पर अगर आप देख रहे हैं, तो पहले 2 सेकंड पर आपको अगर आप दिखता है कि वो 1 मीटर चली है, तो अगले 2 सेकंड पर दिखाई देगा कि वो 3 मीटर चलेगी, अगले 2 सेकंड पर दिखाई देगा कि वो 5 सेकंड चलेगी। ये है गैलीलियोस लॉ ऑफ ऑड नंबर्स, और ये कैसे निकल कर आया, आइए उसको देखते हैं। तो लेट अस डिवाइड द टाइम इंटरवल्स ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अंडर फ्री फॉल इनटू मेनी इक्वल इंटरवल्स टाउ। हमने कंसीडर कर लिया कि टाउ इंटरवल है, बहुत ढेर सारे हमारे पास। तो फाइंड आउट द डिस्टेंसेस ट्रेवर्स ड्यूरिंग सक्सेसिव टाइम इंटरवल्स। हर एक टाइम इंटरवल पर कितनी डिस्टेंस ट्रेवर्स करी, इससे हमारा काम बन जाएगा। तो ये हमें पता बता सकता है किस चीज का, पोजीशंस का। तो यूजिंग दिस इक्वेशन वी कैन कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट आफ्टर डिफरेंट टाइम इंटरवल। यानी कि 0 सेकंड्स पर कहां पर था ऑब्जेक्ट, टाउ पर कहां पर था, 2 टाउ 3 टाउ 4 टाउ कहां पर था, ये हमें बता देगा। ठीक है, जिसको कि हम लोग देख सकते हैं यहां पर, ये इस जगह पर। ठीक है, क्लियर। ये जो हमारा टेबल है, इस पे हम लोग देख सकते हैं, इस टेबल पर कि यहां पर ये हमारी निकल कर आ गई कि 0 सेकंड पर जब टाइम 0 था तो कितना हो गया 0। जब टाइम टाउ था, ये टाउ है यहां पर, जब टाइम टाउ था तो टाउ टाइम पर क्या हुआ कि जो हमारा वेलोसिटी बना, सॉरी सॉरी डिस्टेंस जो ट्रेवल किया, वो कितना किया, -12 जी टाउ स्क्वायर। दूसरे सेकंड मतलब टाइम 0 सेकंड, टाउ सेकंड, 2 टाउ सेकंड पर जब पहुंचा, तो डिस्टेंस जो थी हमारी, मतलब बढ़ गई, पोजीशन जो हो गई वो कितनी हो गई, -4 इंटू हाफ जी टाउ स्क्वायर। फिर 3 टाउ पर हो गया 9, 4 टाउ पर हो गया 16, बाकी सेम इधर, 5 टाउ पर 25 और 6 टाउ पर 36। तो अगर हम लोग क्या करें कि हर जगह पर देखें कि कितना किस तरीके से वहां पर डिस्टेंस ट्रेवल हो रही है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि अगर ये मान लीजिए ये हमारी कांस्टेंट वैल्यू है एक y0, तो ये हो जाएगा 4y0, ये हो जाएगा 9y0, ये हो जाएगा 16y0, और ये हो जाएगा 25y0, ये हो जाएगा 36y0। ठीक है, अब उसके बाद यहां पर हम लोग क्या करेंगे कि ये जो था हमारा, इस पे पहले सेकंड, दूसरे सेकंड, तीसरे सेकंड पर अगर हम लोग देखें कि कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी है, वो फाइंड करें। तो देखो, पहले मतलब पहले सेकंड क्या, पहले टाइम इंटरवल पर, पहले टाइम इंटरवल पर जो डिस्टेंस ट्रेवल करी है वो है y0। दूसरे में हमारी इस तरीके से, फिर 3y0, फिर 5y0, फिर 7y0, 9y0, 11y0। तो यहां पर जब हम लोग क्या करेंगे, रेशियो लेंगे, यहां पर जब हम क्या करेंगे, रेशियो लेंगे, तो ये हमें दे देगा इनका रेशियो 1:3:5:7 9, इस तरीके से। क्या किया हम लोग ने, देखो पहले इंटरवल, यानी कि ये पहले इंटरवल की अगर हम लोग बात करें तो 0 से लेकर टाउ तक, 0 से लेकर टाउ तक पोजीशन में कितना चेंज आया, 0 टू y0, 0 टू y0, यानी कि y0 -0, यानी कि जो पहले टाइम इंटरवल पर डिस्प्लेसमेंट हुआ वो हुआ y0। फिर दूसरा टाइम इंटरवल यानी कि 2 टाउ माइनस टाउ में जो हुआ वो हुआ 3y0 - y0।
सॉरी 4y0 माइनस y0 यानी कि 3y0। फिर अगले अगले वाला जो है वो है 9y0 माइनस 4y0 यानी कि 5y0। ठीक है, ये नॉट है यहाँ पर। उसके बाद 16y0 माइनस 9y0 बन गया हमारा 7y0। इस तरीके से 25y0 माइनस 16y0 बन गया 9y0। और इस तरीके से करते करते ये हमें देखो जब इनका रेशियो अब ले रहे हैं कि हर टाइम इंटरवल पर चली गई जो डिस्टेंस है वो कितनी है, उसका रेशियो क्या है, तो 1:3:5:7:11 इस तरीके से हमें ऑड नंबर्स मिल रहे हैं। यानी कि हर एक टाइम इंटरवल पर जो बढ़ोतरी है वो कैसी है, उनका जब रेशियो लेते हैं तो ऑड नंबर्स के टर्म्स पर निकल कर आता है। क्लियर यहां तक? अब एक नए एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि स्टॉपिंग डिस्टेंसेस ऑफ व्हीकल्स। स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ व्हीकल्स आप लोग ने कई बार देखा होगा कि जैसे ट्रक के पीछे आप जा रहे हो, बस वगैरह में बैठे हो, कार में बैठे हो, बाइक में बैठे हो, तो उस पर लिखा रहता है कीप डिस्टेंस। लिखा रहता है कीप डिस्टेंस। क्यों लिखा रहता है कीप डिस्टेंस? और कहते भी हैं जो हम लोग के बड़े लोग हैं वो कहते हैं कि गाड़ी वगैरह चलाते वक्त दो गाड़ियों के बीच में एक प्रॉपर स्पेस को मेंटेन करके चलो, एक प्रॉपर डिस्टेंस को मेंटेन करके चलो। क्यों? क्योंकि रुकने में समय लगता है। रुकने में समय लगता है। आपके टायर कितने बढ़िया हैं, ब्रेक कितने बढ़िया है, रोड में कोई वहां पर फ्रिक्शन की समस्या तो नहीं है कि बहुत ज्यादा चिकनी रोड हो, बारिश वगैरह हो चुकी है। तो ये सारी चीजें मैटर करती हैं, जो कि डिसाइड होता है हमारा स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ व्हीकल से। वैसे तो बहुत ढेर सारे फैक्टर्स हैं, वैसे तो बहुत ढेर सारे फैक्टर्स हैं किसी एक व्हीकल के रुकने के, बट जो मेन फैक्टर है वो है ब्रेक्स। वो है ब्रेक्स। तो जब किसी मूविंग व्हीकल में ब्रेक अप्लाई किए जाते हैं तब उस ऑब्जेक्ट को, बाकी अगर चीजें सब सही रही तो उस ऑब्जेक्ट को तब भी रुकने में कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करनी होती है रुकने के पहले। इंस्टेंटली नहीं रुक पाता है। अगर अगर इंस्टेंटली रुकेगा वो व्हीकल तो अंदर बैठे हुए जो लोग हैं उनको बहुत ज्यादा एक्सेलरेशन महसूस होगा और वो बाहर निकल जाएंगे। यही तो होता है जब कोई दो चीजें भिड़ती हैं। सडन डिक्रीज इन वेलोसिटी की वजह से सडन चेंज इन मोमेंटम आता है, जो कि एक लार्ज एक्सेलरेशन को क्रिएट करता है फॉर स्मॉल मास। तो यहां पर क्या हुआ, व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड टू मूविंग व्हीकल्स द डिस्टेंस इट ट्रेवल्स बिफोर स्टॉपिंग इज कॉल्ड स्टॉपिंग डिस्टेंस। It is an important factor for road safety and depends on the initial velocity v0 and braking capacity or uh, deceleration यानी कि -a that is caused by the braking। यानी इन सब चीजों पर वो डिपेंड करता है कि कितनी डिस्टेंस लगेगी उस व्हीकल को स्टॉप करने के लिए। तो derive an expression for stopping distance of a vehicle in terms of v0 and a। v0 क्या है? इनिशियल वेलोसिटी है और एक्सेलरेशन a है हमारा। तो यहां पर अगर रिटार्डेशन की बात करें तो -a हो जाएगा क्योंकि ऑब्जेक्ट को रोकना है। तो हमें क्या करना है कि ये बताना है कि कितनी डिस्टेंस वो चलेगा रुकने के पहले। तो इसके लिए हम लोग ये क्या करेंगे कि ये मान लेंगे कि लेट अस सपोज जो ऑब्जेक्ट था वो v0 वेलोसिटी से मूव कर रहा था, उसमें एक रिटार्डेशन एक्ट होगा जो कि हम एक्ट कराएंगे यहाँ पर, और फिर वो जो उसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी वो 0 होगी, तभी तो वो रुकेगा व्हीकल। तो जब इसको हम लोग 0 कर दें, तो जब इसको 0 कर देंगे तो ये हो जाएगा v0 स्क्वायर इज इक्वल टू 2a x। x की जगह पर अगर हम लोग चाहे तो स्टॉपिंग डिस्टेंस ds लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमारा ये निकल कर आ जाएगा कि ये माइनस बन जाएगा यहाँ पर माइनस। तो कितना बन गया? स्टॉपिंग स्टॉपिंग पोटेंशियल नहीं, वो तो हमारा दूसरे चीज का है डिस्कशन। ठीक है, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन मैटर क्लास 12th का चैप्टर है वो। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल वहां तो इलेक्ट्रॉन रोकने के लिए बात आती है, यहाँ पर स्टॉपिंग डिस्टेंस की बात हो रही है। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस कितनी देर में कितने डिस्टेंस पे रुक जाएगा, तो ये -2a x आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या है कि इसको जब हम लोग लिखेंगे तो इसको x की जगह पर ds लिख सकते हैं, जो कि हमारा ये इक्वेशन दे देगा। ds इज इक्वल टू -v0 स्क्वायर बाई 2a। ठीक है, तो thus द स्टॉपिंग डिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी। अब यहाँ पर a जो है हमारा, वो जब रिटार्डेशन वहां पर पुट करेंगे तो माइनस साइन आ जाएगा। a की जगह पर जब रिटार्डेशन के लिए लिखेंगे कि रिटार्डेशन हो रही है तो माइनस साइन आएगा, जिससे कि माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, और माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल आउट होने पर डिस्टेंस हमें वही मिल जाएगी, कितने डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगा रुकने के पहले।
तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो फॉर द कार ऑफ अ पर्टिकुलर मेक द ब्रेकिंग डिस्टेंस वाज फाउंड टू बी 10 मीटर, 20 मीटर, 34 मीटर, 50 मीटर, करस्पॉन्डिंग टू द वेलोसिटीज 11, 15, 20, 25 मीटर पर सेकंड, विच आर नियरली कंसिस्टेंट विद द अबव फॉर्मूला। और इसके अकॉर्डिंग ये सारी चीजें ऐसे निकलकर आ जाती हैं। ठीक है, यानी कि अगर हम लोग इनिशियल वेलोसिटी को डबल कर देते हैं तो जो स्टॉपिंग डिस्टेंस होती है वो 4 गुना बढ़ जाती है। जो स्टॉपिंग डिस्टेंस होती है वो 4 गुना बढ़ जाती है, यानी कि आपने वेलोसिटी अगर 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहे तो आपने 4 मीटर पर सेकंड कर दिया, तो वहां पर जो डिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा? आपने तो इसको डबल किया, वेलोसिटी तो आपने डबल करी, बट यहाँ पर बाई ए फैक्टर ऑफ 4 स्टॉपिंग डिस्टेंस बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि स्क्वायर है, तो आपने तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करा दिया, बट 2 का स्क्वायर जब आप करेंगे 4 हो जाएगा। यानी कि आपको पहले अगर 5 मीटर में रुक रही थी कार, तो अब आपकी 20 मीटर पर जाकर रुकेगी। तो इस कारण से हमें ध्यान देना पड़ता है इस स्पीड लिमिट वगैरह, जहां पर जो चीज दी होगी 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलिए तो 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आप चलिए। ठीक है, स्कूल जोन्स वगैरह होते हैं, क्योंकि वहां पर अगर एकदम से कोई सामने बच्चा आया या कोई कोई जैसे रोड है कहीं पर लिखा हुआ है कि गो स्लो स्कूल अहेड, या फिर गो स्लो वर्क इज इन प्रोग्रेस, इस तरीके से कुछ भी है, तो वहां पर सडनली कुछ सामने अपीयर हो सकता है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? रोकना पड़ेगा। अब अगर आपकी डिस्टेंस इतनी ज्यादा नहीं है और स्पीड आपकी बहुत ज्यादा है, तो आप ब्रेक लगाते लगाते उससे आगे भिड़ जाएंगे। बट अगर आप एक जो वहां पर प्रिस्क्राइब्ड वेलोसिटी है उसके हिसाब से चलेंगे, तो टेंडेंसी बहुत ज्यादा है कि जिस हिसाब से उन्होंने चीजों को सेट किया होगा स्पीड लिमिट, उस स्पीड लिमिट के हिसाब से चलेंगे तो आपके एक्सीडेंट होने के जो चांसेस हैं वो बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे, क्योंकि जो आपके सामने वो चीज अपीयर होगी वो ये चीज कंसीडर करके चल रहे होंगे कि इतने डिस्टेंस पर तो अपीयर हो ही जाएगी, और उससे बचने के लिए जैसे ही अगर आप ब्रेक लगाएंगे और सब कुछ सही रहा तो आप आराम से वहां पर रुक जाएंगे। तो इसी कारण से स्पीड लिमिट वगैरह सेट करी जाती है। क्लियर? तो आई होप जो आज का लेक्चर था वो आपको समझ पे आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।